चलो करें शुरू। डालेंगे हेडिंग। आज है हमारा 19 अक्टूबर। काफी न्यूज आई हुई है वैसे तो आज, तो डिटेल में करेंगे चीजों को। चलो स्टार्टिंग में 7 टाइगर्स 14 लेपर्ड्स एंड अ बियर, इन सब की डेथ हुई है ऑन अ रेलवे लाइन। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि डेथ है ओके, बट किस एरिया में हुई है? तो एरिया इज रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो एक टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पर है आपका? ये एमपी में है। इट इज इन एमपी। तो एमपी में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, ये वाले सेंचुरीज हैं, इनमें अगर बीच में, जैसे हमने बात कही थी कि ये मान लो पूरा एक एरिया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, आपने बीच में से एक रेलवे लाइन निकाल दी, है ना, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो तो यहाँ यहाँ ट्रैवल करेंगे ही करेंगे। आपने क्या किया है कि रेलवे लाइन बना दी, नीचे आपने अंडरपास बना दिया, तो ये अंडरपास भी है कि एनिमल्स ना नीचे से इस साइड जा सके। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके रेनफॉल होती है, और ख़ास करके ये जो एरिया है ये आपका सीवेज सिस्टम से ऊपर बना हुआ है, तो कई बार जो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, इस वजह से अंडरपास में भर जाता है पानी। और जब पानी भरेगा तो जो एनिमल्स हैं वो ये रूट तो नहीं ले पाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? ऊपर रेलवे लाइन से ही। तो क्योंकि इन्होंने ये रूट अपनाया है, तो दैट इज वाई कई बार जो लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं, इनकी डेथ हो गई है। तो दिस रेलवे लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखेंगे हम लोग कि मध्य प्रदेश में है, और इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट से जो एनिमल्स हैं उनको हार्म पहुंच रहा है। तो दिस विल बी कोटेड एज एन एग्जाम्पल कि भाई किस तरीके से ह्यूमन इंटरवेंशंस और ह्यूमन डेवलपमेंट कैन लीड टू द ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जनरली आपका डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जब आपके ह्यूमंस भी बढ़िया तरीके से जिए और आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो बढ़िया तरीके से जिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अगेन देयर वुड बी रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जैसे एग्जाम्पल, और जो टाइगर रिजर्व भी है, ये सारा सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये बताया हुआ है कि पानी भर जाता है, अंडरपास है, ऑल्टरनेटिव रूट ये लोग अपनाते हैं। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आसपास मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ वाला एरिया भी जो है पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आपके टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है, ये भी जरूरी है। मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ का लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि मध्य प्रदेश में जो जो नेशनल पार्क्स, जो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो जो बायोस्फीयर रिजर्व प्लस टाइगर रिजर्व प्रेजेंट हैं, उनके नाम आप लोगों ने ध्यान रख के आने हैं। जैसे मध्य प्रदेश में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही हो गया हमारा। दूसरा आपका मध्य प्रदेश में क्या होगा? एक पन्ना टाइगर रिजर्व होगा, है ना, जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। एक हमारा कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व होगा, कान्हा टाइगर रिजर्व होगा, 1 है, ये 2 है। एक हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी था, है ना, तो बांधवगढ़। तो क्योंकि ये न्यूज में है इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल इंडिया में टाइगर रिजर्व 55 हैं, तो 55 की यूटे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो न्यूज में है वो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में रातापानी पे क्वेश्चन आ सकता है, इन सब पे पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़, इन पे आ सकता है। और साथ में छत्तीसगढ़ में देखो कौन कौन से हैं। एक तो है आपका ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसको एक टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है क्या? संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क, ध्यान रखेंगे, संजय गांधी नहीं, संजय नेशनल पार्क। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये है बिल्कुल छत्तीसगढ़ के टॉप पर, मतलब मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है उसको टच करता है ये। दूसरा है इसमें अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, हमने देखा था, और जो क्या कहलाते हैं? लिविंग लेबोरेटरीज, जहां पर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल चारों चीजों की कंजर्वेशन इज देयर। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा इंद्रावती नेशनल पार्क, बिल्कुल ये भी आपका बॉर्डर वाले एरिया पर ही लाया करता है। और लास्ट में है आपका यहाँ पर कनेर घाटी नेशनल पार्क, ये है आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बिल्कुल बॉर्डर पे। तो क्योंकि ये हम लोगों ने बॉर्डर वाले एरियाज किए हैं, तो एग्जाम में कभी कंफ्यूजन अगर हो कि छत्तीसगढ़ में था कि उड़ीसा में था, तो दोनों बॉर्डर पर है ये, बट एक गवर्नमेंट जो इसको रेगुलेट करती है दैट वुड बी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहेगा
वो और उसके आसपास का नेबरिंग स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क जहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं होती है, जहाँ पर प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सकते हैं, जहाँ पर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही उसको डिक्लेयर कर सकती हैं, वो ध्यान रखने हैं। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो एक पर्टिकुलर स्पीशी को बचाने के लिए डिक्लेयर की जाती है और सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर कर सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, अपनी ग्रेजिंग भी अलाउड है, सेटलमेंट भी अलाउड है। तो वो सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एरिया के अराउंड पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना हम ध्यान रखेंगे। इस न्यूज़ में बेसिकली बस यही है, इंपॉर्टेंट था बस ये। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ऑल आइज ऑन मोदी। ब्रिक्स की समिट होने जा रही है, कौन सी? 16th ब्रिक्स समिट है। ब्रिक्स इज बेसिकली व्हाट? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये हैं आपके 5 कंट्रीज जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। 16th समिट विल बी देयर, क्योंकि इंडिया और चाइना इसके मेंबर्स हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया चाइना के बीच में क्या चलती है? बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ऐसा बोला जाता है कि यार अगर आपने आपस में बात ही करनी है तो बायलेटरल ना सही आप ना ब्रिक्स की मीटिंग में आ जाओ, वहां पर डिस्कशन कर लेंगे सारी बातों का। वहां पर ब्राजील भी होगा, वहां पर आपका साउथ अफ्रीका भी होगा, रशिया भी होगा। तो देयर में बी दी चांसेस कि इन डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन में बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ये है। दूसरा, ये होनी कहाँ पर है? ये होनी है रशिया में। फ्रांस तो है ही नहीं इसमें। रशिया की एक जगह है कजान, KAZAN, वहां पर ये होगी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए रशिया की 2nd मीट होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई रशिया में इतना ज्यादा टाइम तक जाते रहते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा, इसमें पिछले जो ब्रिक्स की मीटिंग थी उसमें नए मेंबर्स को भी ऐड किया गया था। तो पहले ये 5 थे, अब उसमें 6 को और ऐड किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना इज वन ऑफ देम, इजिप्ट, इथियोपिया, है ना, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। ये 6 कंट्रीज इसमें लाई करेगी। इसका आप कोई निमोनिक बना लो, है ना, कुछ भी, जैसे USA बना लो। एक तो USA, U से UAE, S से आपका सऊदी अरेबिया, A से आपका अर्जेंटीना, है ना। और इसका बना लो, क्या बनाओगे? I में बस Y की जगह E लिख देना। बनाना है हम तो कोई ना कोई धक्के से बनाएंगे। E से आपका इथियोपिया, I से आपका ये ईरान और E से अगेन आपका इजिप्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट फिर ये है कि E से इथियोपिया ही याद आए, E से आपको कोई और कंट्री जो है E से स्टार्ट होती है वो याद ना आए। तो क्योंकि एक बार आपने गो थ्रू किया होगा कि सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट, इथियोपिया इसको इंक्लूड किया गया है, दैट इज वाई ये वाला निमोनिक विल बी यूजफुल। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे बनाओ? जैसे UCEAI बनाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और E एक्स्ट्रा लगा दो, व्हाटएवर, है ना। तो निमोनिक जरूरी है याद करना। दूसरी चीज, नए मेंबर्स ऐड हो गए। इसमें खास बात ये लोग बोल रहे हैं कि जब आप मिलोगे तो यहाँ पर आपका पहली बात तो बॉर्डर स्टैंड ऑफ को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा, जितने भी आपके ये और इनिशिएटिव हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे जो बीच में रुक गए थे, उनको भी हम आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि आर्कटिक सी रूट बने, रशिया की एक डिमांड है, एक बने आर्कटिक सी रूट। देखो आर्कटिक सी रूट का मतलब क्या है? ये रहा आपका पूरा वर्ल्ड, ऊपर क्या है आपका आर्कटिक सी। अभी जितना ट्रेड होता है सारा का सारा यहाँ होता है, जैसे यहाँ से निकल गए, यहाँ से आ गए, यहाँ से चले गए। दिस इज बेसिकली द ट्रेड रूट फॉर होल वर्ल्ड। अगर कोई चीज आपने यहाँ से यहाँ भेजनी है तो वो आप ऐसे लैंड के थ्रू, अटलांटिक ओशन के थ्रू ना भेजो, बल्कि आप आर्कटिक सी का भी जो रास्ता है उसको यूज कर सकते हो। हाँ, वहां पर हमेशा आइस रहती है, बट क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी शिप्स हैं जो आइस को ब्रेक करती हुई चलती हैं, तो शॉर्टर रूट्स होंगे हमारे पास। शॉर्टर रूट्स होंगे तो हमारा जो इंजन है वो भी कम लगेगा, तो इन्वायरमेंट को नुकसान भी कम पहुंचेगा, है ना। तो एक तो ये डिमांड है रशिया की, तो इस पे बात चलेगी। दूसरा, इसमें है नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर।
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसमें हम क्या चाहते हैं, इंडिया रशिया को लिंक करेंगे अपने गल्फ से, द पर्शियन गल्फ एंड इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन से फिर आगे आपका इंडिया, ये सारा हम ज्वाइन करेंगे। जैसे अगर आप मैप पे देखोगे ना, तो ये रहा इंडिया, इंडिया का मुंबई वाले एरिया से रशिया अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी, पहले इंडिया से मैं गई पर्शियन गल्फ, यहाँ पे जहाँ पे सारी ये कंट्रीज लाई करती हैं, पर्शियन गल्फ से आगे हम गए कैस्पियन सी तक, कैस्पियन सी फिर हम से आगे गए रशिया तक। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये हमने बनाया हुआ है लेकिन अभी तक ना इम्प्लीमेंटेड सा नहीं है ये, तो क्योंकि इसका डिलेड इम्प्लीमेंटेशन है तो वो भी थोड़ा सा और ज्यादा तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा ये कि यार हम जो यूरोप और जो अफ्रीका है वहां पर ट्रेड बढ़ाए एज अ होल ब्रिक्स के तौर पर ही हम लोग जो है ये सारा का सारा बढ़ाएं, अफ्रीका को भी इंक्लूड करें हम लोग, बिकॉज अफ्रीका इज ऑल्सो द ग्लोबल साउथ, थोड़ा सा डेवलपिंग नेचर का ही है सिर्फ। ठीक है, तो ये कुछ डिमांड्स है। आर्कटिक सी रूट पे बात चलेगी इस बार, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे बात चलेगी इस बार कि कैसे इसको फास्टली इंप्लीमेंट करना है, डिले नहीं करना है, और आपका अफ्रीका से कैसे जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमें इंप्रूव करने हैं थ्रू ट्रेड। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पूरी न्यूज के रिगार्डिंग। एक इसमें ये भी था कि यार जब ब्रिक्स था तब 5 कंट्रीज हुआ करती थी, तो सबका पहला पहला लेटर उठाया हम लोगों ने, ब्रिक्स बना दिया। अब अगर आपने ये 6 कंट्रीज है ना, ये यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ई, अगर ये आपने ऐड करी है तो कोई निमोनिक बनेगा क्या इसका? क्या ब्रिक्स को हम कोई और नाम चेंज करेंगे क्या? तो कईयों ने कहा था कि चेंज कर देते हैं, कईयों ने कहा क्या जरूरत नहीं, बिकॉज ब्रिक्स को दुनिया जानती है पूरी, है ना, तो आप ऐसे ही फालतू में नाम चेंज करोगे जिससे कि इमेज पर कहीं ना कहीं हैम्परिंग हो सकती है, या फिर जरूरत ही क्या है इस चीज की, तो फिर रहने दिया इनको। ठीक है, तो ये चीज थीम इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम लिखेंगे जरा, ये वाली, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और साथ में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस थीम से हमें ये पता लगता है कि भाई ब्रिक्स की जो एक आइडियोलॉजी है वो है कैसे। वी वॉन्ट द वर्ल्ड ऑर्डर टू बी बेस्ड अपॉन रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, कि भाई किसी भी कंट्री की अपनी मर्जी ना चले, कोई आइलैंड हथिया लिया, कहीं पर कोई रोड बना दिया, ऐसा ना हो, रूल्स हो प्रॉपर जिसके आधार पर ग्लोबल ऑर्डर इज स्ट्रेंथन्ड, है ना, एंड दैट ग्लोबल डेवलपमेंट जिस जो इस चीज से होगा दैट वुड बी जस्ट इन नेचर। जस्ट मतलब जस्टिस वाला जस्ट है ये, जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, तो दैट इज बेसिकली द थीम। मीटिंग है, कहाँ पर है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, किन किन बातों पे चर्चा होगी, इंडिया चाइना का क्या स्टैंड रहेगा, वो सारा इसमें सब कुछ दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अ हाई स्टेक्स गेम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो यार स्पेक्ट्रम की न्यूज है ये, ध्यान से समझेंगे इसे। स्पेक्ट्रम, हम लोग फोन यूज करते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे टावर्स लगे हुए हैं, जहां पे टावर्स ना लगे हों फोन में सिग्नल नहीं आता, है ना। अगर हम घर में वाईफाई लगवाते हैं तो वो थ्रू वायर हमारे घर तक जाता है, मतलब हमारे जो मॉडेम लगा होता है उसके ऊपर वायर होती है, वायर जो है वो अल्टीमेटली जाती है आपका जितना भी ऑप्टिकल फाइबर है, पूरी वायर बिछी हुई होती है। अगर आप इसे पूछोगे कि यार एयरटेल का जो नेटवर्क है वो होशियारपुर में है क्या, तो बताएंगे अभी तक हम पहुंचे नहीं है वहां पे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक केबल नहीं बिछाई है, तो केबल बिछती है उसके लिए। तो 2 कम्युनिकेशन है, एक कम्युनिकेशन है आपकी वायर्ड, जिसमें हम बात करते हैं वाईफाई की, वाईफाई के थ्रू। दूसरा ये है आपका टावर्ड, टावर्ड मतलब कि जब टावर होगा तो ही उसके आसपास जो है जो मोबाइल फोन्स होंगे उनको आएगा सिग्नल। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा, हमने टाटा स्काई का नाम सुना हुआ है, टाटा स्काई एक लगी होती है डिश टीवी, और ऊपर से आती है धरती के चारों तरफ घूमने वाली सैटेलाइट,
है ना। सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है और सारा जो एक चैनल जो हमारे पूरे टीवी पर आते हैं वो हमें टीवी में दिख जाता है। इसके लिए कोई टावर की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई भी आपको वायर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस एक डिश टीवी ही जो है हमारे लिए जरूरी है। जैसे पहले केबल हुआ करता था ना कि केबल की तार आ रही है कि नहीं आ रही है, तभी टीवी देखोगे, अगर नहीं भी आ रही तो क्या, डिश लेकर आ गए हम लोग। न्यूज में क्यों है ये? न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक तो जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे आपके फोन में पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर आपका 4G आया, अब 5G का जमाना है, अब जो है धीरे धीरे 7G पर हम जा रहे हैं। तो ये जो 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 7 जनरेशन, ये सब कुछ है, ये क्या है? इट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी बैंड्स। फ्रीक्वेंसी बैंड्स, सारे जो सिग्नल्स हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं? थ्रू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। रेडियो वेव की एक रेंज है, जैसे मान लो 1 to 10, इसकी 1 नैनोमीटर to 10 नैनोमीटर जो है आपकी वुड बी द रेडियो वेव। इसमें कुछ जो स्पेक्ट्रम है, कुछ जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, वो दे दिया मैंने एयरटेल को कि भाई जो है बहुत फास्ट नेटवर्क होगा तुम्हारा, जितना भी तुम्हारा कम्युनिकेशन होगा वो इसी बैंडविड्थ के थ्रू होगा, ठीक है। ये है आपका 2G वाले, ये हैं 3G वाले, ये हैं 4G वाले। 2G में इसको दे दिया एयरटेल को, इसको दे दिया जियो को, इसको दे दिया किसी और को, ठीक है, ताकि जो है कम्युनिकेशन सेटअप होती रहे। इसमें क्वेश्चन अब ये है कि यार जो स्पेक्ट्रम हम लोग बांटते थे, स्पेक्ट्रम बता रही हूँ, सैटेलाइट की बात नहीं मैंने करी अभी, सिर्फ स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, जो हमारा टेलीकॉम को हम लोग देते थे, मोबाइल कंपनीज को। स्पेक्ट्रम हम जब देते थे तो पहली बात तो 2 चीजें हैं, मिलता कैसे है कि भाई आपने इसी फ्रीक्वेंसी बैंड में अपना कम्युनिकेशन सेटअप करना है। 2 चीजें हैं, या तो आप उसको कर दो ऑक्शन, या तो आप कर दो ऑक्शन कि भाई ये फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है 1 to 2 नैनोमीटर, और जो भी इसमें हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा उसको ये स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, कम्युनिकेशन विल बी सेटअप। या तो ऑक्शन कर दो आप, हाईएस्ट बिडर को वो मिल जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, सरकार के पास ये पावर है कि सरकार ने खुद ही किसी एक कंपनी को जो ये स्पेक्ट्रम है वो बेच दिया। पहले होता था ऐसा, फिर घोटाला हुआ, बिकॉज अगेन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, तो ऑक्शन शुरू हो गया था। ये तो हम टेलीकॉम्स की बात कर रहे हैं कि भाई जो भी टेलीकॉम कंपनी है जो स्पेक्ट्रम खरीदती है, स्पेक्ट्रम खरीदने के भी लगते हैं इनको स्पेक्ट्रम चार्जेस। स्पेक्ट्रम हम लोगों ने दिया आपको, इसलिए हमें कुछ चार्जेस प्रोवाइड करो आप हर साल, हर महीने, जो भी है। और कुछ आपके पास लाइसेंस भी हम लोगों ने दिया आपको कि वोडाफोन कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर सके, तो लाइसेंस हमने उसको दिया, तो लाइसेंसिंग फी हम उनसे लेते हैं, हम उनसे स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस इकट्ठी करते हैं, तो ऐसे सरकार को इससे फायदा पहुंचता है। तो अब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की जब बात चल रही है कि भाई सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मतलब कि जैसे सैटेलाइट मैंने रिलीज की हुई है, सीधा जो है मेरे मोबाइल तक सिग्नल आ रहा है, देयर इज नो नीड फॉर टावर्स, कोई टावर्स की नीड नहीं है, ठीक है। तो जब टावर्स की नीड नहीं है, तो अगर जियो उसमें एंटर करना चाहता है, उसमें एंटर करना चाहता है अगर, तो वो कह रहा है कि स्पेक्ट्रम ना तुम एक काम करो, ऑक्शन कर दो, एडमिनिस्ट्रेटिव मत रखो इसको, है ना। लेकिन हमारा एक एक्ट है, दिस इज टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो स्पेक्ट्रम असाइन होंगे दैट वुड बी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज भी आती हैं। इस एक्ट में जो पावर है वो किसको दी हुई है? सरकार को दी हुई है। तो क्योंकि अंबानी जी भी कह रहे हैं कि यार ऑप्शन कर दो, तो वो कह रहे हैं ऑप्शन कर दो, सरकार कह रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। तो एक टसल से चल रही है बेसिकली इसमें, है ना। टसल का अभी तक कोई डेडलाइन नहीं आया है कि यार हमने सेटअप कर लिया है, चीज़ों को हमने रिजॉल्व कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अभी बस आपने क्या ध्यान रखना है कि अलग अलग जो है स्पेक्ट्रम्स होते हैं, 2G, 3G, 4G, 5G, उसमें हर एक कंपनी को वो फ्रीक्वेंसी बैंड दिए जाते हैं जिसमें उसको ऑपरेट करना होता है। ऑपरेट करने के लिए, उस स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए सरकार को उन्हें कुछ स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस देने पड़ेंगे और एक लाइसेंसिंग फी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो टेलीकॉम के केस में अभी होता है ऑक्शन,
सैटेलाइट के केस में अभी जो है ऑक्शन होने की बात चल रही है। अभी प्रोसेस क्या है इस एक्ट के थ्रू, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस फॉर एनी टू गेट स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी सेटल नहीं हुआ है मामला, लेकिन मुद्दा ये चल रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम लोग? तो दो डिफरेंसेस हैं हमारे, तो टावर्ड वाला, टेलीकॉम ऑपरेटर्स वाला, सैटेलाइट वाला सीधा, कोई टावर की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। दूसरा, एक तो ये चीज है इसमें, एक इसमें ये भी कह रहे हैं कि यार जैसे मान लो मैंने ना एक स्पेक्ट्रम मिलता है 20 ईयर्स के लिए, कि मैंने खरीदा 20 ईयर्स के लिए, मैं 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है उसमें ही ट्रैवल करूंगा। फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ नहीं, वेवलेंथ मैं लिख रही हूँ, नैनोमीटर तो हर्ट्ज लिख लेना यहाँ पे, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट इज हर्ट्ज। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक जो है मैं कर रहा हूं इसमें आपका कम्युनिकेशन सेटअप। लेकिन मेरे को पता है कि यार आज 2G है, 2G कितने साल चला हमारे यहाँ पे, 10 साल 15 साल। उसके बाद क्या आ गया, एकदम से 3G आ गया, फिर 4G आ गया, फिर 5G आ गया। तो सरकार को लोग ये कह रहे हैं कि आपने एक काम करो, ये जो आपने स्पेक्ट्रम 20 सालों के लिए दिया है ना, इसको 20 साल के लिए देने की बजाय अब इसको 10 साल के लिए दे दो, सो दैट जब टेक्नोलॉजी चेंज हो तो दोबारा ऑक्शन हो और दोबारा जो लोग हैं उस स्पेक्ट्रम को खरीदे। ऐसा ना हो कि यार आपने दिया हुआ है 2G वाला, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आप उससे पैसे लिए जा रहे हैं और अल्टीमेटली जो है फिर नुकसान कंपनी को भी है, और कंपनी नुकसान अगर होगा तो आपको नुकसान होगा, बिकॉज टैक्स विल बी लेस पेड। तो इसीलिए आप 20 साल की बजाय 10 साल कर दो इसको। अभी बस ये बात छिड़ी है, अभी पर इस पर कोई भी जो नोटिफिकेशन है या फिर जो रिजल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो हम लोगों ने डेवलप नहीं किया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में हर्ट्ज लिख लेना, बस इतना ध्यान रख लेना, हमने जो पहले किया वो वेवलेंथ का हमने यूनिट लिख ली थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ही न्यूज है ये वाली और ये वाली। गवर्नमेंट में हाफ स्पेक्ट्रम लीज टेन्योर टू 10 ईयर्स, पहले 20 साल है, अब उसको हम 10 साल करने की सोच रहे हैं, बिकॉज द चेंज इन टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट। आज 2G है, कल 3G आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक टर्म बार बार यूज होगी, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बार बार एक न्यूज होगी, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR। देखो ये बेसिकली क्या है, मैं एक टेलीकॉम ऑपरेटर हूं, मैंने स्पेक्ट्रम लिया हुआ है, जिसका मैं इनको क्या देता हूं, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस, मे बी 2% में मान लेती हूँ, 2%। एक मैं अपने आपको लाइसेंस रखने के लिए कि मुझे काम करना है इंडिया में, मैं देता हूं उनको एक लाइसेंसिंग फी, जो मैं कितना देता हूं, 8% फॉर एग्जाम्पल। ये जो 2% है और ये जो 8% है, ये किसका परसेंट है, ये 8% ऑफ व्हाट, मैं एक कंपनी हूं, मेरे लोगों ने सिम खरीदे हुए, मैं रोज अपना डेटा चार्ज करवाती हूँ अपना, तो कुछ टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू इनको आते हैं पैसे कि भाई मैंने लोगों को सिम बेचे हैं, मैंने लोगों को इंटरनेट दिया है, तो उसके लिए मेरे को पैसे आए हैं, तो वो मेरा क्या है, एक रेवेन्यू है मेरा ये। ठीक है, दूसरा एक वोडाफोन कंपनी है, जिसने ना टेलीकॉम सर्विसेज तो दी ही लोगों को, साथ में उसने अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था, कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उससे उसको कोई ना कोई बेनिफिट हो गया, कि वोडाफोन कंपनी का ये जो प्लांट था पहले 1 करोड़ रुपए का था, जब उसने उसको बेचा तो वो निकला 100 करोड़ रुपए का। तो 99 करोड़ रुपए जो है वो उसके रेवेन्यू में काउंट करने हैं कि नहीं करने हैं, क्योंकि वो उसको रेवेन्यू कहां से आया है, फ्रॉम दी नॉन टेलीकॉम सर्विसेज। इससे लोगों को मैंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, मैंने तो ये बेचा अपना सब कुछ, है ना। तो अब जब मैं 2% ऑफ रेवेन्यू निकालूंगा, जैसे टेलीकॉम सर्विस कंपनी को क्या होना होता है कि भाई जितना मान लो मेरा रेवेन्यू 100 रुपए हो गया, 100 रुपए हो गया टेलीकॉम सर्विसेज से, और 50 रुपए हो गया मेरा नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया मेरा, 150। ठीक है, सरकार कहती है कि भाई तुम ये जो 2% दोगे ना, ये कैसे दोगे, इस पूरे 150% का 2 रुपए, 2%।
इस पूरे 150 का 8% जो आएगा वो किसको जाएगा? सरकार को जाएगा एज अ रेवेन्यू शेयर। बट टेलीकॉम कंपनी क्या बोलेगी कि यार मैंने टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू, मैं टेलीकॉम ऑपरेटर हूं, जितने पैसे मैंने इससे कमाए हैं ना, आप इसका परसेंट लो मुझसे, आप इसको क्यों काउंट कर रहे हो? ये तो मेरी मर्जी है, ये तो मैंने किया है, तो मैं अलग से यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स प्रोवाइड करूंगा। तो जब मैं रेवेन्यू निकाल रहा हूं अपना, तो तुम इसको मत काउंट करो। तो तुम 150 पे 2% ना काउंट करो, तुम 100 पे 2% काउंट करो, क्योंकि 150 पे 2% इज हाउ मच? 3, 15 दूनी 30 ना, 3 रुपए आ गए, 2% है ना। लेकिन 100 का 2% इज 2, तो 1 रुपए मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है सरकार को, क्योंकि सरकार ने मेरा ये भी मिला लिया, ये भी मिला लिया, है ना। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है बेसिकली, कि सरकार को जितना मैंने लाइसेंसिंग फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस प्रोवाइड किया है, दैट रेवेन्यू ऑफ सरकार इज कॉल्ड द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इज द आपका, इट इज द लाइसेंस फी एंड द स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस प्रोवाइड टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो एजीआर हम यूज करते हैं ये टर्म हम जब बात करते हैं कि भाई कितना ज्यादा रेवेन्यू शेयरिंग होगा फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत बात चल रही थी कि इसको हटा देंगे हम नॉन टेलीकॉम वगैरह वालों को, तो सरकार के जो वोडाफोन वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी कि यार इतना पैसा अगर आप लगाओगे तो हम तो मर जाएंगे, तो आप एक काम थोड़ा सा कम कर दो इसको। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10-1 साल के लिए बोला था कि 10-1 साल तक के लिए आप जो अपना ये नॉन टेलीकॉम वाला है इस पे मत दो, सिर्फ टेलीकॉम वाला ही काउंट करो। बट अगेन पूरा जो परमानेंट सोल्यूशन है वो नहीं निकला अभी तक, टेम्पररी ही जो है वो चीजें चलती हुई जा रही है क्लैरिटी अपने को। तो स्पेक्ट्रम क्या है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, टावर्ड कम्युनिकेशन क्या है, और क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है कि सरकार चाहती है ऑक्शन ना करें, हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू दे, बट कंपनी चाहती हैं जैसे आपका ऑक्शन के थ्रू मिल जाए। चल नेक्स्ट हम बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी डेथ हुई है ना, पढ़ा होगा न्यूज में हम लोगों ने बहुत ज्यादा। बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई है। ये जो है मुंबई में थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इनका लिया है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने मारा इन्हें। ठीक है, तो गैंगस्टर गैंग इज बेसिकली अगेन एक्टिव इन मुंबई। इसमें पूरा आर्टिकल ये दिया हुआ जिसमें ये जो आईपीएस ऑफिसर है पुरानी मुंबई में सर्व करने वाले, वो ये कहते हैं कि यार ये ना जो बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई है, ये एक दोबारा से कल्चर डेवलप हो रहा है मुंबई में। 1990s के टाइम पर ये छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, नाम सुने होंगे हम लोगों ने ना, छोटा चेतन, तो ये सारे जितने भी आपके नाम हैं ये इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को लूटपाट की है। जैसे आपको याद होगा टी सीरीज के जो मालिक हैं, देखिए वो जो हनुमान चालीसा गाते हैं, टी सीरीज के जो मालिक हैं, देखा नहीं कभी उन्हें? क्या बात कर रहे हो? गुलशन कुमार, वाह, उनकी टी सीरीज है। गाने तो सुने होंगे टी सीरीज के, गाने भी नहीं सुने टी सीरीज के? अरे सुने होंगे, पता नहीं कौन सी कंपनी ने रिलीज किए हैं। दिव्या खोसला पता है? सॉन्ग के बारे में नहीं, वाह। तो जैसे उनकी भी डेथ ना दिन दहाड़े हुई थी, जिनको अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मारा था, क्योंकि क्या होता था ना, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं बॉलीवुड में, पैसे थे उनके पास, तो ये लोग फोन करते थे उनके पास कि भाई या तो पैसे पहुंचा दो या फिर मार देंगे, आपके बच्चे को उठा लेंगे। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुंबई में दहशत थी इन लोगों की, यार या तो अपने जितनी पैसे छुपा के रख लो, किसी को बताओ मत कि तुम कितने अमीर हो, छोटी गाड़ियों में घूमो, ताकि उनकी नजरों में आप ना आओ। लेकिन फिर काफी ज्यादा सरकार ने इनिशिएटिव उठाया, पुलिस ने इनिशिएटिव उठाया, पुलिस ने पकड़ पकड़ के मारे ये। एनकाउंटर कल्चर बहुत तगड़े तरीके से इम्प्रूव किया गया वहां पे कि भाई अगर किसी ने किसी को मारा है या फिर किसी ने किसी को धमकी दी है तो मुंबई पुलिस है जो जाएगी और उनका एनकाउंटर करके आएगी। ऐसे करते करते पिछले 10-20 सालों में मुंबई में जितने भी लोग थे ये भाग गए थे, कोई दुबई शिफ्ट हो गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया।
लेकिन इतना सब कुछ क्लीन करने के बावजूद भी अब जो है दोबारा से लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जबकि वो जेल में है इस टाइम पे, पूरे एरिया को ऑपरेट कर रहा है कि भाई किसको मारना है किसको नहीं मारना है। थ्रेट टू सलमान खान एज वेल है कि उनको मारने की धमकी भी मिली हुई है। तो इसमें वो सब बताया हुआ कि भाई कैसे 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 जो है ये लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करते थे, और जितना इन्होंने लूटपाट करी लोगों को अपने साथ रखने के लिए कि भी लोग जो है हमसे डरे नहीं, तो थोड़ा बहुत जो शेयर था वो दे देते कि हमने गणपति पूजन करवा दिया, हमने जो गरीब लोग थे उनकी फीस भर दी, हमने मेडिकल बिल्स क्लेम करा दिए सभी के। तो ऐसे ऐसे करके लोगों को साथ जोड़ लिया इन्होंने। तो जब पुलिस इनको मारने जाती थी तो लोग प्रोटेस्ट करते थे कि यार इनको मत मारो, ये अच्छे लोग हैं। तो वो रॉबिन हुड वाली जो स्ट्रैटेजी है कि यार अमीर से छीन के गरीबों को देना, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमाया। एक इंडस्ट्री बन गई थी यहाँ पे, कॉर्पोरेट कल्चर था, कुछ मैनेजर्स थे जो चीज़ों को संभालते थे। मुंबई आपने देखा होगा, मुंबई की जो सारी मूवीज़ बनी हुई हैं है ना, उसमें ये सारे जितने भी एनकाउंटर इनका होता है ना, तो वो सारा कल्चर था इसमें। तो ये वो बता रही हैं कि भाई किस तरीके से इसमें दोबारा से ये जो गैंग है ये उभर रहे हैं, जिसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बताते हैं रीजन यार ये कि भाई जो पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं उनका इनको सपोर्ट रहता है, साथ में जो कनाडा से कनेक्शंस हैं इनके, वहां से उनको पैसे आते रहते हैं, फंडिंग आती रहती है। तो पुलिस एनकाउंटर कल्चर को दोबारा ना शुरू करे ये हम नहीं कहते। एनकाउंटर कल्चर से क्या होता है ना कि बहुत इमीडिएट आप जस्टिस की गुहार लगाते हैं कि भाई इनको मार दिया तो अल्टीमेटली जस्टिस मिल गया, लेकिन कई बार किसी जो शरीफ आदमी उसका एनकाउंटर भी आप कर देते हैं और फिर आपको लगता है केस तो क्लोज हो गया, जो बाहर जिसने एक्चुअल में क्राइम किया था वो एज इट इज बाहर घूम रहा है। फिर तो एनकाउंटर कल्चर की दिक्कत ये है कि इसमें शरीफों को जनरली मारा जाता है वैसे भी है, ताकि केस क्लोज हो जाए, ताकि बड़े बंदे पे बात ना आए। तो इसकी बजाय ना आपको थोड़ा सा एफिशिएंट जो जुडिशियल सिस्टम है वो अपनाना पड़ेगा, जिसमें लोगों को विश्वास हो कि भाई एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, आप जुडिशरी के थ्रू जा रहे हैं जस्टिस लेने के लिए। और ये क्या होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक होना चाहिए। ये ना हो कि यार 20 साल लग गए जेल में, 20 साल लग गए केस में और आप बाहर आ रहे हैं, तो 20 साल की जो लाइफ है वो खत्म हो गई आपकी, और आप लास्ट में क्या मिले, निर्दोष मिले, तो फिर क्या फायदा है ना। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। तो पूरा आर्टिकल वही बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से आप एनकाउंटर कल्चर अगर ज्यादा होता है कहीं पे तो इट इज इंडिकेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम्स फेलियर। एनकाउंटर वहां ज्यादा होते हैं जहां पर जस्टिस जो है वो जुडिशरी के थ्रू आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है, फॉरेंसिक्स आपके बढ़िया नहीं है, आपका इंफ्रा बढ़िया नहीं है, आपके पास वकील अवेलेबल नहीं है, वकील है तो वो आता नहीं है अपनी प्रॉपर डेट पे, तो वो सारे रीजंस रहेंगे इसमें। तो इसलिए जो मुंबई क्रिमिनल गैंग्स हैं ये थोड़ा सा अब दोबारा उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनको अभी ही रोक सकते हैं बिकॉज अभी कम मात्रा में है ये। अगर धीरे धीरे बढ़ते चले गए तो मुश्किल हो जाएगी फिर सभी के लिए। ठीक है, दैट इज बेसिकली द एसेंस ऑफ दिस आर्टिकल। चलिए, इसमें एक और जिक्र किया गया है इसका, वोहरा कमेटी का। ये आप जिक्र कर सकते हैं इसमें वोहरा कमेटी का कि यार जितने भी 1993 में ये कमेटी आई थी, इसने बोला था कि जितने भी आपके मुंबई के गैंगस्टर्स हैं ना, इन गैंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा इतनी पावर क्यों है, क्योंकि इनका गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स और जो आपके ये ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके साथ आपका एक नेक्सस है। तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई है दैट इज बेसिकली द रूट कॉज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो अगर कभी ये लिखना हो कि भाई जो गैंगस्टर्स हैं उनको सरकार का सपोर्ट है, वैसे मत लिखना कि अकॉर्डिंग टू मी, वी आर नथिंग, अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वोहरा कमेटी, बात किसी और पर डाल दो। लेकिन इसने रिसर्च किया तो कुछ ढंग का रिसर्च किया होगा फिर, है ना, कुछ 2-3 चीजें और पढ़ी होंगी हमारे मुकाबले। तो वोहरा कमेटी को आप कोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हमने कर ही लिया, लेडी जस्टिस एंशिएंट ग्रीस। पहले क्या था, ये लेडी थी, देखा होगा आप लोगों ने, अंधा कानून, है ना। जैसे लोगों के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं कि यार एक तो ब्लाइंड फोल्डेड है, कई लोग कहते थे कि कानून अंधा है, उसको दिखता नहीं कि भाई सही क्या है गलत क्या है।
कई लोग कहते थे कि पागल, ऐसा मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब क्या है कि भाई पट्टी बंधी हुई है, सामने प्रेसिडेंट है, सामने बेगर है, मैं नहीं देखता, मेरा जस्टिस जो है वो सबके लिए सेम होगा। लेकिन जिसके साथ अच्छी हुई वो बताएगा ये वाली डेफिनेशन, जिसको जस्टिस नहीं मिला वो बताएगा पहले वाली डेफिनेशन, है ना। तो ब्लाइंड फोल्डेड थे, एक हाथ में तराजू है सच और झूठ को तोलने के लिए, और एक हाथ में है तलवार, स्वॉर्ड। क्योंकि ये ब्रिटिश लेगेसी थी, ब्रिटिश लेगेसी थी, तो इसको अब चेंज कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में कौन सा रखा गया है मूर्ति, ये वाली, जिसमें ब्लाइंड फोल्डिंग नहीं है, आंखें बंद है अभी भी बट ब्लाइंड फोल्डिंग हटा दी गई है। दूसरा, तराजू है हाथ में, और किताब पकड़ा दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, तलवार नहीं है, है ना। तो मतलब क्या है सिर्फ इसका कि भाई थोड़ा सा ब्रिटिश लेगेसी को हटाने के लिए, क्योंकि जब इंडिया में स्टार्टिंग में कलकत्ता कोर्ट बना था 1872 में, तब ये जो मूर्ति है वो यहाँ पे लगाई गई थी। मूर्ति नहीं थी उस टाइम पे, दीवार में ऐसे चिनवा रखी थी म्यूरल्स के जैसे, है ना। तो उस टाइम पे ये लोग लेकर आए थे, तो हम चाहते थे कि थोड़ा सा हम चेंज करें इसको। इसमें बेसिक बात क्या है ना कि एक तो कॉलोनियल लेगेसी थी, इसलिए लॉ इज नॉट ब्लाइंड, इट सीज एवरीवन इक्वली, दैट इज बेसिकली द सिग्निफिकेंस। ब्लाइंड फोल्ड का ये सिग्निफिकेंस था। दूसरा, इसमें थोड़ी सी बस वो बताई हुई है यार कि आपका एक तो स्कल्प्टर कौन है इसका, किसने बनाई है ये, इट इज डिजाइंड बाय विनोद गोस्वामी, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्कल्प्टर का नाम विनोद गोस्वामी, और इसका एम है टू डीकोलोनाइज द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो लेडी जस्टिस का थोड़ा सा बस इन्होंने ट्रेस किया है कि भाई ये ग्रीक मैथोलॉजी से भी हम ट्रेस कर सकते हैं। जो थेमिस थी, थेमिस वाज वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गाया एंड यूरेनस। ग्रीक मैथोलॉजी है, नहीं जानना, कुछ भी नहीं जानना, सिंपल बस ध्यान रखेंगे जो थेमिस है दैट इज बेसिकली दी गॉडेस ऑफ जस्टिस। तो उसी के नाम पर ही जो है ये सारे के सारे जो मूर्तियां हैं वो लेडी फॉर्म में बनाई गई है। शी इज कंसिडर्ड टू बी द गॉडेस ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये सब उसमें था, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, यही ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ स्मार्ट इंसुलिन प्रोमिसेस टू रेवोल्यूशनाइज्ड ट्रीटमेंट। इंसुलिन, इसमें बात की गई है कि यार डायबिटीज को रोका कैसे जाए। हमने पहले ही बात करी है कि व्हाट इज डायबिटीज। हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ये कौन करता है, इट इज डन बाय इंसुलिन। इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन द शुगर इन द ब्लड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलेगी, दैट वुड बी डन बाय द इंसुलिन, ठीक है। तो इसमें बस ध्यान रख लेंगे, तो ये लिखेंगे इंसुलिन इज द हार्मोन, इंसुलिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय मैन की पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड जो है आपके इंसुलिन को रिलीज करेगी। ये इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को करता है मेंटेन। हम अगर ज्यादा खाना खा लें तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा। ग्लूकोज इज बेसिकली द शुगर, है ना। वो शुगर जो है वो जाता है हमारे ब्लड में, ब्लड में जाएगा। ब्लड से हर एक बॉडी की सेल तक जो ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोड्यूस करवाए, ये काम किसका है, इंसुलिन का। हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज गया, उस ग्लूकोज को हर बॉडी पार्ट, हर बॉडी सेल तक पहुंचाने के लिए किसने काम किया, इंसुलिन ने काम किया, ठीक है। टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में शुगर लेवल कम हो, अगर ब्लड से हर बॉडी की सेल तक नहीं जा पा रहा है, मतलब ब्लड में शुगर ज्यादा है ना, ब्लड में शुगर मतलब ब्लड में मीठा ज्यादा है, तो आपकी बॉडी के जितने भी और ऑर्गन्स हैं वो फेल होने शुरू हो जाते हैं इन दैट मच ऑफ शुगर, ठीक है। क्वेश्चन अब ये है कि डायबिटीज कितने टाइप्स की हम लोग करते हैं। एक डायबिटीज है आपकी टाइप 1 डायबिटीज, एक है आपकी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज है आपकी बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज जेनेटिक इन नेचर, ये जेनेटिक डिजीज है। जो टाइप 2 है ये है आपकी
बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, सेडेंट्री क्या बोले उसको, लाइफ साइकिल ही है, लाइफ स्टाइल ही है बेसिकली, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हिलते डुलते नहीं है ज्यादा, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है कि आपके जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करते, पेनक्रियाज डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। तो जब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, हमने खाना खाता रहा, हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता रहा, सेल तक नहीं पहुंचा पाया वो, है ना, इंसुलिन का ही काम बेसिकली सब करने का, ब्लड से पूरे सेल तक पहुंचाने का। जब इंसुलिन ही नहीं है, वो हार्मोन ही नहीं है, तो हमारे ब्लड में ही शुगर रहा, तो हम जब हमारी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिला तो हमारे सेल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो जाएंगे। एक तो ये चीज डायबिटीज का संकेत है। दूसरा है क्या आपका टाइप 2, कि हमारे जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है, लेकिन मेरी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट है। बॉडी सेल्स आर रेजिस्टेंट टू, बॉडी सेल रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। जब ये होता है, जैसे मान लो कि यार मैंने कुछ चीज प्रोवाइड करी और सेल तक पहुंच नहीं रही, तो मुझे लगे ना कि सेल तक तो पहुंची नहीं, तो मैं और प्रोड्यूस कर दूं, मैं और प्रोड्यूस कर दूं, मैं और प्रोड्यूस कर दूं, तो धीरे धीरे मैंने इतना इंसुलिन प्रोड्यूस कर दिया कि भाई अब मैं थक गया। जितना हार्ट तेज काम करेगा जल्दी थक जाएगा वो। ऐसे ही पेनक्रियास बहुत इंसुलिन प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, तो प्रोड्यूस करता रहा, सेल ने तो अब्जॉर्ब नहीं किया, तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो कहीं ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गया है, लेकिन आपकी सेल्स तक नहीं पहुंच रहा, तो भी आपके ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, है ना, क्योंकि सेल तक तो पहुंचा नहीं, वो ब्लड में ही है बेसिकली, तो ना तो उसने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया। तो दोनों टाइप ऑफ डायबिटीज क्या है, ये आपके बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कर देती हैं ज्यादा। मतलब सेल तक हमारा जो ग्लूकोज है, उसकी जो एनर्जी है वो नहीं पहुंच पा रही। हमारे सेल जब खाना नहीं खाएगी, जब उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगी। अगर मुझे 4 दिन खाना ना मिले, मैं खा बहुत रहा हूं बट मुझे लग नहीं रहा, तो क्या होगा, मोटे हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, तो काफी ज्यादा इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसकी हमारी सेल्स रेजिस्ट हो गई है, हमारी सेल को हमने इतना सेडेंटरी कर दिया है कि ना तो हम हिलते डुलते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है, तो हमारी जो सेल्स हैं बहुत सेडेंटरी हो चुकी हैं, कुछ नहीं ऑब्जॉर्व करती, कोई न्यूट्रिशन नहीं ऑब्जॉर्व करती, कुछ नहीं। मतलब ऐसे जितनी सेल्स एक्टिव होंगी उतनी सेल्स बढ़िया रहती हैं, जितना आप उनसे कोई काम नहीं कराओगे उतने वो ठाली हो जाएंगे, है ना, फिर कुछ करने का मन नहीं करता उनका। तो जब कुछ करने का मन नहीं करता, मतलब इंसुलिन बोल रहा है कि भाई ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर ले, ग्लूकोज को पहुंचा रहा हूँ तेरे पास, नहीं नहीं एक्सेप्ट, मर्जी है अपनी, है ना। तो इस वजह से हमने किया क्या है, वी आर गोइंग टू द आर्टिफिशियल इंसुलिन, वी आर गोइंग टू द आर्टिफिशियल इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि यार मेरी बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, इंजेक्शन ले दूं, बाहर से प्रोवाइड करूं, बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो इंसुलिन के इंजेक्शंस जो हैं लोग लेते हैं, और जिस वजह से काफी ज्यादा जो आपका ब्लड शुगर लेवल है थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं वो एकदम से चक्कर खाई गिर जाते हैं, बहुत बहुत वीक होते हैं, वो एकदम चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं उन तक जो ग्लूकोज है उसको पहुंचाने का काम, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाने का जो काम है वो कौन करता था, इंसुलिन करता था। आपकी बॉडी ने खाना तो खा लिया, लेकिन जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी आपकी सेल्स को तो नहीं मिली, इंसुलिन तो है नहीं आपके पास, तो मेरी बॉडी में ब्लड में शुगर बहुत है बट सेल्स में नहीं चला गया, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाई मैं। तो मैंने क्या किया, इंजेक्शन लगाया, इंसुलिन प्रोड्यूस किया, इंसुलिन आया तो जितना भी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज था उसने उसको ट्रांसपोर्ट किया अलग अलग सेल्स तक, उससे एनर्जी प्रोवाइड करवाई, एकदम से जो है एनर्जी आ गई। तो इंजेक्शन लगाते ही एनर्जी एकदम से आ जाती थी, है ना। इससे हुआ क्या है कि आपका अगर बहुत ज्यादा ब्लड जो आपका शुगर लेवल है वो काफी ज्यादा
कम हो गया है तो आप इंसुलिन का इंजेक्शन दोगे और अल्टीमेटली जो है काफी ज्यादा आपका एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये इसका एक मैकेनिज्म है। अब हमने किया क्या है, हमने एक इंसुलिन प्रोड्यूस किया है जिसका नाम है NNC2215। दिस इज बेसिकली द आर्टिफिशियल इंसुलिन। इसका मतलब क्या है, इसके दो पार्ट्स हैं। NNC2215 हैज टू पार्ट्स। एक है इसका एक रिंग स्ट्रक्चर और एक है इसमें लगा हुआ ग्लूकोज के जैसा ग्लूकोसाइड। ग्लूकोसाइड, ठीक है। जब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम है, इफ इट इज लो, तो हम क्या करेंगे, जो आपका ये ग्लूकोसाइड है वो रिंग से करेगा अटैच और जो इंसुलिन है उसको क्या रखेगा, इनएक्टिव फॉर्म में। इसको रखेगा किसमें, इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इंसुलिन करता क्या है, ब्लड में शुगर लेवल को और कम कर देगा। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन इज बेसिकली दी रेगुलेटर फॉर ब्लड शुगर लेवल, है ना। तो ग्लूकोज के लेवल को वो करता है रेगुलेट। तो इंसुलिन को मैंने कर दिया इनएक्टिव फॉर्म में, है ना, सो दैट अगर मेरा ब्लड शुगर लेवल लो है तो मैं क्या करूंगा, ताकि और ज्यादा ब्लड शुगर मेरा लेवल लो और ना हो। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया। जब मेरी बॉडी में थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल हाई है, इफ द ब्लड शुगर लेवल इज हाई, देन जो ये आपका इंसुलिन है ये क्या करेगा, आ जाएगा आपका एक्टिव फॉर्म में। नाउ इट विल बी इन एक्टिव फॉर्म। जैसे इसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं वैसे तो, रिप्लेस्ड बाय जो आपका हमने ये किया था ना ग्लूकोसाइड, जब ब्लड शुगर लेवल हाई है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और इंसुलिन को कर देगा क्या, आपका एक्टिव फॉर्म में। तो जब हाई होगा तो एक्टिव फॉर्म में जब आएगा तो ब्लड शुगर लेवल विल बी थोड़ा सा लोअर्ड। इसका मतलब क्या है, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल चाहे हाई हो चाहे लो हो, ये जो इंसुलिन है ये अपने आप को एक्टिव या इनएक्टिव में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल लो हुआ तो इसने इंसुलिन को कर दिया इनएक्टिव कर दिया कि भाई तू रुक जा, अभी जितना ग्लूकोज है मेरे पास उतना ही क्या है, मैं आगे जाके थोड़ा सा ट्रांसफर करके आ जाता हूँ। जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये एक्टिव हो गया, उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये हमने आर्टिफिशियली किया है डेवलप, और ये जो है ये आपका एक काफ़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल करी है। बट ये भी सिर्फ रिसर्च है। ऑटोमेटिक ये इंजेक्शन है, इट इज द, हाँ इंसुलिन है, इंसुलिन का नाम है ये इंजेक्शन में जो देंगे। तो अभी सिर्फ ये रिसर्च है, वैसे अभी तो ऑटोमेटिक काम नहीं कर पा रहा फिलहाल के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ऑटोमेटिक की हमारी बॉडी को कैसे पता कि एक्टिव करना है कि इनएक्टिव करना है, तो बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च मोड में ही है हम लोग, अभी ऑटोमेटिक मोड में नहीं आ पाया है। तो दैट इज वन ऑफ द कंसर्न। लेकिन हमें पता है कम से कम इसके ऊपर काम तो करना है ना, इसके ऊपर काम तो करना है। तो अब स्टार्टिंग मिल गई बेसिकली हमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंसुलिन का काम हम लोग देख लेंगे। दैट इंसुलिन इज अ नेशनल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। इट ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडीज सेल्स, जिसमें वो स्टोर हो सके ग्लूकोज और आपका एनर्जी के लिए यूज हो सके। इंसुलिन का काम बेसिकली ये है। और आप लिख सकते हो इसमें टू ब्रेक डाउन दी ग्लूकोज, लिखा हुआ है इसमें ब्रेक डाउन ऑफ इन द ब्लड, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, दोनों सेम बात है, ठीक है। ये बस सारा सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड द साइंस नोबेल्स। अभी सारे साइंस के नोबेल्स मिले थे हमें। ये आर्टिकल बेसिकली बस क्या बताता है कि भाई आज तक सिर्फ और सिर्फ 1930 में
डॉक्टर सर सीवी रमन को ही नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला है आज तक पूरे इंडिया में, और किसी को नहीं मिला है अभी तक इंडिया में। जब वो इंडियन सिटीजन थे तो ओनली सीवी रमन हैज गॉट दी नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। इसके अलावा और भी मिले हैं, देखो हरगोविंद खुराना, ये इंडियन थे जिनको मिला था मेडिसिन में, ये इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना साथ साथ। हरगोविंद खुराना जिनको मिला है मेडिसिन में। आपका ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको मिला है फिजिक्स में, चंद्रशेखर इनको मिला है फिजिक्स में। एक मिला है आपका वेंकटरमन रामाकृष्णन, इनको मिला है केमिस्ट्री में, वेंकटरमन रामाकृष्णन, इन्हें मिला है केमिस्ट्री में। लेकिन खास बात यह है कि जब इनको नोबेल प्राइज मिला था तब दे वर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे वर सिटीजन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पर रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो हम इंडियंस तो मानते हैं इन्हें क्योंकि इंडिया में ही पैदा होकर वहां पर गए हैं, लेकिन इंडियंस को नहीं मिला है। तो एग्जाम में कभी आया कि भाई इंडिया में कितने नोबेल प्राइज विनर्स हैं, तो मेंस में तो लिख देना कि इनको भी मिला है, बट प्रीलिम्स में अगर आएगा कि भाई इंडियंस कौन कौन से हैं, तो सिर्फ सीवी रमन आएंगे 1930 वाले, बाकी ये इंडियन सिटीजन उस टाइम पे नहीं थे। तो आर्टिकल बेसिकली ये बोलता है कि हम क्यों नोबेल प्राइज जीत नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या है, रीजन दिए गए हैं इसमें कि भाई हम रिसर्च पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर रिसर्च की लैब्स ही अवेलेबल नहीं है, हमारा सरकार की तरफ से फंडिंग ही नहीं है, नो पब्लिक फंडिंग, और साथ में अनइमेजिनेटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव ब्यूरोक्रेसी कि भाई अगर आपको फंड चाहिए है तो पहले वो फाइल पे साइन करवा के लेकर आओ, फिर इससे परमिशन लेकर आओ, फिर उससे परमिशन लेकर, तो परमिशन लेने में ही सारी रिसर्च जो है वो निकल जाती है। और साथ में आपका एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव्स कि भाई अगर मैं रिसर्च करूंगा, कि रिसर्च करने में लगते हैं पैसे, सरकार दे भी दे तो भी आपको लगता है कि यार इससे बढ़िया मैं जॉब कर लेता हूँ कहीं जाके, है ना, क्यों मैं जिंदगी 5-6 साल वेस्ट करूं। तो जो इंसेंटिव है वो नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज भी प्राइवेट रिसर्च के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इतना सब कुछ होने की वजह से जो रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं वो इंडिया में डेवलप नहीं हो पाई है। और जब रिसर्च ही नहीं आप करोगे तो आप इनोवेशन कैसे करोगे, आप डिस्कवरी कैसे करोगे, जब डिस्कवरी ही नहीं करोगे तो नोबेल प्राइज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ बताया हुआ है कि भाई अगर आपको इम्प्रूव करना है, थोड़ा सा आपको बेटर तरीके से रिसर्च पे पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किलिंग ऑफ याह्या सिनवार, सुना होगा इसका नाम। हमास के ये सबसे इस टाइम पे इंपॉर्टेंट लीडर थे, जो अक्टूबर 7, 2023 में अटैक हुआ था इजराइल पे, वो इसके पीछे थे, है ना। तो बेसिकली कहा जाता है कि भाई इनकी जो डेथ है वो हमास के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो बताया से यही हुआ है कि यार क्या जरूरी है ऐसा कि इनकी डेथ के बाद गाजा पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाए बाय इजराइल। तो कई लोग कहते हैं कि भाई यस, कई लोग कहते हैं नो। यस वो लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि इनका जो सबसे इस्माइल हामिने जो लीडर था पहला, जिसको पहले लेबनान में मार दिया गया था, वो भी खत्म हो चुका है, अब ये याह्या सिनवार भी खत्म हो चुका है। तो जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं आपके, जो डिसीजन बनाते हैं, वो खत्म हो चुके हैं। तो डिसीजन मेकर्स आर नो मोर। तो एक पावर वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है पूरे गाजा में, यार अब हमास को चलाएगा कौन, पावर वैक्यूम। तो यस वाले वो है जो कहते हैं नो। नो ये कहते हैं कि भाई हमास जो है वो एक लीडर की वजह से नहीं चल रहा, हमास इज अ होल ऑर्गेनाइजेशन, जिस वजह से इसके खत्म होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। इनके पास और भी सोल्जर्स हैं जो कि और अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। तो सिर्फ इनके डेथ से एक सेटबैक मिला है हमास को जरूर, लेकिन थोड़ा सा और अगर ये लोग इम्प्रूव करेंगे, है ना, और थोड़ा सा लीडरशिप को प्रमोट करेंगे या फिर थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाएंगे, तो देयर आर चांसेस कि ये जो हमास है वो ख़त्म ना हो। बट इनकी डेथ से एक चीज़ तो ज़रूर हो गई है कि भाई अब जो एक सीज फायर है उसके आसार नज़र आ रहे हैं। सीज फायर मतलब कि इजराइल विल स्टॉप लॉन्चिंग रॉकेट्स ओवर हमास, और क्या बोला कि डील हम करने को तैयार हैं अगर सारा का सारा हमास
जितने हॉस्टेज इन लोगों ने रखे हुए हैं इजराइल के, उनको अगर ये रिलीज कर दे तो हॉस्टेजेस को छोड़ दे सारा का सारा, और आपका सीज फायर डील एक हो सकती है। अभी मे वाले प्लेन पर ही है, कैन वाले प्लेन पर ही है, एक्चुअल में कुछ नहीं बताया गया अभी। ठीक, तो यह सिनवार इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इजराइल पैलेस्टीन जो चल रहा है वही वाला है सब कुछ। वही ईरान का रोल है, लेबनान का रोल है, आसपास जो कंट्रीज हैं बस वो पता हो इजराइल के, ये हमने होमवर्क भी किया हुआ है पहले, है ना, बस ठीक। चलो, तो ये था इंपॉर्टेंट इसमें आज के लिए, बाकी कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच।